आप सबको यहां पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जो सीजीपीएससी 2024 का सेट बी का है, क्वेश्चन नंबर 39। आपको पता है अक्सर लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं, और कुछ लोग तो इसको पढ़ते भी नहीं है, बोलते पता नहीं क्या डायग्राम वायग्राम है, फिर कुछ एरिया पूछा है तो क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं, कुछ तो बिना पढ़े छोड़ देते हैं, और कुछ हिम्मत करके पढ़ते भी हैं तो पढ़कर छोड़ देते हैं, क्योंकि सबको लगता है भाई ये कुछ कठिन होगा, बड़ा कठिन सा है, और कठिन मान के छोड़ देते हैं। लेकिन सच बता रहा हूं भाई, ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है और अक्सर पीएससी में पूछता है, और ये क्वेश्चन कठिन भी नहीं होता, बहुत आसान होता है। फिर बोलोगे तो सर इसको फिर छोड़ क्यों देते हैं? क्योंकि उन लोगों को 2-3 बेसिक बातें नहीं पता होती। मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा 10% लोग ही सॉल्व करते हैं, 90% लोग छोड़ देते हैं। आधे लोग तो इस सोच के छोड़ देते हैं कि टाइम टेकिंग होगा, समय लगेगा, तो इतना समय है नहीं बोल के छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, पहले तो मैं आपको इसको डिटेल बताऊंगा, लेकिन फिर इसको देखते ही कैसे करते हैं मैं वो तरीका भी बताऊंगा, तो समय भी नहीं लगता है। दिखता भले बड़ा है, बड़ा टाइप दिखता है, लेकिन इतना बड़ा होता नहीं। ये बहुत आराम से और बहुत जल्दी से बनता है अगर हमको सिर्फ 3 बातें पता हो। कितनी बातें? सिर्फ 3 बातें अगर हमको पता है तो इस क्वेश्चन को भी बहुत जल्दी, मतलब 10 से 15 सेकंड के अंदर हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बट हमको वो 3 बेसिक बातें पता होनी चाहिए। तो पहले मैं वो बताता हूं 3 बातें कौन सी है। आपको क्या करना है, कॉपी और पेन रखना है, और जो जो बात मैं बताऊंगा और जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगी कि हाँ यार ये नोट करने वाली है, तो आप उसको नोट करते चलना, ठीक है। देखो पहली एकदम छोटी सी बात, अच्छा वो बेसिक बात बताने के पहले एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि दी गई आकृति में वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। मतलब इसका जो रेडियस दिया है ना, देखो ओ ए की बीच की दूरी कितनी दे दी है, 7 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर? 7। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई मेरे भाई? 7 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, बी ओ ए, ये देखो बी ए ओ ये 25 डिग्री है, ठीक है भाई, तथा बी सी ओ बराबर 35 डिग्री दे दिया, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल मतलब ओ ए डी सी मतलब ये वाला आपको एरिया निकालना है। ये जो मैं लगा रहा हूं, लाइन कर रहा हूं, ये वाला आपको एरिया ओ ए डी सी, ये पूरा एरिया आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बोला है। लगने में लग रहा होगा अरे यार ये सर्कल है, इसका कुछ दिया भी नहीं है ना, कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत आसानी से, एकदम सिंपल तरीका है इसको निकालने का। लेकिन उसके पहले हम लोग को वो 3 बेसिक बातें पता होनी चाहिए। मैं एक एक करके बताता हूं, आपको लगेगा इंपॉर्टेंट तो आप नोट करते चलना। और ये बेसिक बातें हो सकता है आने वाले इस तरह के क्वेश्चन में ये बेसिक आपको और भी काम आए। तो अगर आपको याद है, आपको पता है, तो नोट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नोट करना चाहिए तो नोट कर लेना, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते। तो पहला बेसिक बात क्या कहता है, देखो आप एक चीज पढ़े होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज की क्या खास बात होती है कि सर जिसकी सभी भुजा बराबर होती है। पढ़े हो ना समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सभी भुजा बराबर होती है, और जिसकी सभी भुजा बराबर होती है उसका सभी कोण भी बराबर होता है। ये एक बात हुआ। इसमें नोट करने वाला बात कौन सा है कि जिसकी सभी भुजा बराबर है उसके सभी कोण बराबर है। एक आप इसको क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं मेरे भाई? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सभी भुजा बराबर उसके सभी कोण बराबर। अब आपको नोट ये वाला बात करना है जो मैं यहां लिखवा रहा हूं, समद्विबाहु ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी 2 भुजा बराबर हो उसके सामने के 2 कोण भी बराबर होते हैं। ये एकदम नोट कर लेना मेरे भाई। जिसकी 2 भुजा बराबर हो उसके सामने के 2 कोण भी बराबर होते हैं। ये देखो जिसकी 2 भुजा बराबर, मान लेते हैं अगर ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, ये दोनों भुजा बराबर है ना, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। मान लेते हैं अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। ये हुआ पहला बात। कितना सिंपल था।
क्या है वो पहला बात कि सर अगर दो भुजा बराबर है तो सामने के दो कोण भी बराबर होंगे, दो भुजा बराबर है तो सामने के दो कोण बराबर होंगे। ये हुआ पहला बात। आप चाहो तो इसको नोट कर लो कि दो भुजा बराबर है तो सामने के दो कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये हुआ पहला बात। पहला बात हो गया मेरे भाई। अब हम समझते हैं दूसरा बात। दूसरा बात क्या कहता है, देखो दूसरा बात ये कहता है कि अच्छा एक छोटा सा बात तो एक पता है कि सर वृत्त के केंद्र से परिधि की वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, और जितना भी त्रिज्या खींच लो ये सब क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है मेरे भाई, क्या होता है केंद्र से परिधि के बीच की दूरी। खैर ये दूसरा बात नहीं था, ये तो नॉर्मल बात था। दूसरा बात ये है कि जैसे अभी हम लोग एक पढ़े कि सर ट्रायंगल में दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर है। दूसरा बात ये कहता है कि एरिया निकालने वाला बात। ठीक है भाई, इसको ध्यान से समझना। एरिया कैसे निकालते हैं, जैसे एरिया निकालते हैं, जैसे मान लेते हैं एक वृत्त दिया है। क्या दिया है मेरे भाई, एक वृत्त दिया है, और मान लेते हैं ये एक थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा मान लेते हैं। ये थीटा एंगल बना रहा है, तो बोला इसका एरिया निकालो। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है भाई, ये एरिया निकालने बोला। क्या निकालने बोला, एरिया निकालने बोला। तो एरिया जब भी निकालने बोलेगा तो एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है एरिया निकालने का, किसका, इस एरिया को निकालने का ये फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर इसको याद कैसे करें। ठीक है, तो याद करने का एकदम सिंपल तरीका बताता हूं। देखो मेरे को बताओ सर्कल के एरिया क्या होता है, बस एक सर्कल के एरिया क्या होता है। बोलोगे सर पूरे सर्कल के एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है। सही बात है कि नहीं है, पूरे सर्कल के एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ सर्कल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है भाई। अब देखो, अब मेरे को किसका निकालना, पूरे वृत्त का निकालना है क्या, पूरे सर्कल का निकालना है क्या। आप बोलोगे नहीं, जैसे मैं एक सर्कल बनाता हूं, यहां पर लिख देता हूं 40 डिग्री। कितना डिग्री, 40। तो आप मेरे को बताओ पूरे सर्कल का निकालना है, किसी पे 40 डिग्री का एरिया निकालना है, बस इतना बताओ। तो आप बोलोगे सर आपको तो सिर्फ 40 डिग्री का निकालना है, तो 40 डिग्री का एरिया निकालना है। मेरे को कितने का एरिया निकालना है, 40 डिग्री का। ठीक है, अच्छा डिग्री का, एक सर्कल कितने डिग्री का होता है आप बताओ तो, एक सर्कल कितने डिग्री का होता है। तो आप बोलोगे सर पूरा सर्कल, पूरा वृत्त 360 डिग्री का। ऐसे पढ़े हो ना कि जैसे ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, पूरा एक सर्कल बनता है, कितने डिग्री का बनता है, 360, 90, 90, 90, 90। ठीक है मेरे भाई, तो पूरा एक सर्कल कितने डिग्री का बनता है, 360। और एक लाइन ऐसे पढ़ते हो सर, ये पूरी लाइन कितने डिग्री की होती है, 180। स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा कितने डिग्री की होती है, 180। तो पूरा सर्कल कितने का हुआ, 360। ठीक है, तो हमको पता चला एक सर्कल पूरे 360 डिग्री का होता है। ठीक है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब मेरे को बताओ अगर पूरे सर्कल का एरिया निकालना पड़ता तो बोलते पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। सही बात है। अब आप मेरे को बताओ हमको पूरे सर्कल का एरिया निकालना है क्या, नहीं। आप बोलोगे सर इस पर्टिकुलर 40 डिग्री का निकालना है, तो 40 डिग्री का निकालना है तो 40 डिग्री। ठीक है, डिग्री में सबसे बड़ा वैल्यू, सर डिग्री में सबसे बड़ा वैल्यू 360। क्या निकालना है, एरिया, तो पाई आर स्क्वायर। हो गया भाई। अगर फॉर्मूला याद कर लिए थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर तो अच्छी बात है, नहीं किए तो क्या लिखना, 40/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये याद हुआ। देखो ये तो अभी एग्जाम के हिसाब से तो मैं बस याद करवा रहा हूं, जब मैं इसका लॉन्ग वीडियो लाऊंगा तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये फॉर्मूला बनता कैसे है। लेकिन फिलहाल अभी टाइम कम है तो डायरेक्ट याद कर लो। तरीका कितना सिंपल है, जैसे मैं बोलता हूं, देखो याद करने का एकदम सिंपल तरीका। देखो जैसे एक सर्कल है, मैं बोलता हूं बताओ तो 60 डिग्री का एरिया निकालना। कितने डिग्री का, 60। तो डिग्री लिखो, 60 डिग्री का क्या निकालना, एरिया। डिग्री में अधिकतम क्या होता है बताओ तो, डिग्री में अधिकतम होता है सर 360। लिख दिए, क्या निकालना, एरिया। हो गया, हो गया मेरे भाई, इतना ही आसान है। जैसे मैं बोलता हूं, देखो एक और बताता हूं कि जैसे इसको मिटा देता हूं, जैसे एक और लिखता हूं मैं। आप लोग मन में सोचना इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। मैं बोल रहा हूं 90 डिग्री का एरिया निकालें। कितने डिग्री का, 90। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, ये वाले का एरिया निकालना है। क्या बोलोगे सर, 90/360। 90/360, 90 डिग्री का निकालना है, डिग्री में अधिकतम 360
और क्या निकालना है, एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो दो बात क्लियर हुआ, और तीसरा और आखिरी बात, तो अभी तक क्या क्या बात सीखे, अभी तक हम लोग एक बात सीखे कि सर, एक बात सीखे कि क्या, ट्रायंगल वाला बात सीखे ना, ट्रायंगल बात सीखे कि अगर दो साइड बराबर हो तो दो कोण बराबर होगा, पहला बात ये सीखे कि नहीं सीखे। दूसरा बात सीखे कि अगर हम लोग को इसका एरिया निकालना है तो थीटा बाई 360 डिग्री में मैक्सिमम कितना होता है 360, और क्या निकालना है, एरिया तो पाई आर स्क्वायर। ये दो बात सीखे मेरे भाई। अब तीसरा और इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो जैसे एक सर्कल होता है ना, सर्कल देखो, ये एक सर्कल है, ए बी और ओ मान लेते हैं, तो ये एक आर्क हो गया, ए ओ बी एक क्या हो गया, ए ओ बी एक आर्क हो गया, एक चाप हो गया। ठीक है भाई, ए ओ बी एक आर्क हो गया, ये चाप। तो ये ना परिधि पर जैसे मान लेते 10 डिग्री बनाया, परिधि पर मान लेते कितना डिग्री बनाया, 10 डिग्री बनाया, तो ये केंद्र पे कितना बनाएगा, 20 डिग्री। ये केंद्र पे कितना बनाता है, 20 डिग्री, डबल बनाता है। ठीक है, मतलब इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, जैसे देखो ए ओ बी एक क्या था, देखो ध्यान से देखो, फिर से बता रहा हूं, ए ओ बी एक आर्क था, ए ओ बी एक क्या था मेरे भाई, आर्क था। ये परिधि पे जितना कोण बनाएगा, जैसे परिधि पे कितना बनाया 10, ये परिधि है ना, परिधि पे कितना कोण बनाया, बताओ मेरे को, 10 डिग्री बनाया ना, तो ये केंद्र पे कितना बनाएगा, डबल 20 डिग्री बनाएगा। ठीक है, इसको और कैसे पढ़ते पता है आपको, देखो फिर से बता रहा हूं, अगर कोई कॉर्ड है, जीवा है, कोई कॉर्ड है या जीवा है, ये चाप था, ए ओ बी एक आर्क या चाप था। अब मैं बात कर रहा हूं कॉर्ड, जीवा की, ए बी एक क्या है, जीवा है या कॉर्ड है, तो ये जीवा अगर परिधि पे, सरकमफेरेंस पे 10 डिग्री बनाया या 30 डिग्री बनाया, कितना डिग्री बनाया, 30 डिग्री, तो ये केंद्र पे कितना बनाएगा, जल्दी से बोलो, 60 डिग्री। कितना बनाएगा, 60 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, चलो हो गया अच्छे से क्लियर। ठीक है, तो एक लास्ट बात इसको रिपीट कर देता हूं, एक आर्क ले लो ए ओ बी, या एक कॉर्ड बोल दो, कोई भी बात बोल दो, आर्क बोल दो ए ओ बी, या कॉर्ड बोल दो ए बी, ये परिधि पर अगर मान लेते हैं 40 डिग्री बनाता है, तो ये केंद्र पे कितना बनाएगा, केंद्र पे कितना बनाएगा, 80 डिग्री, जस्ट डबल बनाएगा। हो गया मेरे भाई, तीन बात खत्म। अब चुटकियों में करेंगे इस प्रश्न को। ठीक है, तो तीन बात अच्छे से क्लियर हुआ। पहला बात, सर दो भुजा बराबर हो तो दो कोण बराबर होता है, ये हुआ पहला बात। दूसरा बात, अगर ये थीटा डिग्री पता हो तो एरिया कैसे निकालते हैं, थीटा डिग्री का अधिकतम क्या होता है 360, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हुआ दूसरा बात। और आखिरी बात क्या सीखे कि सर अगर ए ओ बी एक आर्क है, ए ओ बी एक आर्क है, अगर ये परिधि पर मान लेते हैं 10 डिग्री बनाता है, तो ये केंद्र पे कितना बनाएगा, जस्ट डबल 20 डिग्री बनाएगा। ठीक है भाई, केंद्र पे डबल बनाता है, वही आर्क या वही कॉर्ड। ठीक है, वही जीवा। ठीक है मेरे भाई, तो आर्क अगर केंद्र पर 20 डिग्री बनाएगा तो आधा परिधि पर बनाता है, या परिधि पर जितना बनाएगा डबल केंद्र पर बनाता है। ठीक है मेरे भाई, अगर ये तीनों बात अच्छे से पता है तो ये क्वेश्चन में दम कहां है। देखो पहले मैं इसको भी आराम से बनाऊंगा, फिर फट से कैसे बनेंगे, फट से कैसे करेंगे, है ना, जल्दी से कैसे बनाएंगे, मैं वो भी सिखाऊंगा। तो देखो पहले समझो। ठीक है, यहां पर मैं इसको मिटा देता हूं, इसका एरिया निकालना है, अच्छी बात है। देखो ध्यान से समझो, ओ और ए एक रेडियस है, एक त्रिज्या है, ओ और सी भी एक रेडियस, एक त्रिज्या है। सही बात है मेरे भाई। अच्छा मेरे को बताओ, अगर मैं इसको ओ बी एक लाइन खींच दूं तो ये भी तो एक रेडियस होगा, ये भी तो एक त्रिज्या होगा या नहीं होगा। आप बोलोगे हाँ सर ये भी त्रिज्या है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को तो त्रिज्या कहते हैं ना, तो भाई ओ और बी के बीच की दूरी को तो त्रिज्या ही बोलेंगे, जो 7 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। ठीक, फिर अभी हम लोग एक बात क्या सीखे, हम लोग एक बात सीखे कि सर अगर दो भुजा बराबर हो, देखो दो भुजा बराबर हो, ये देखो ये भुजा बराबर है ना 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, यहाँ ओ है, यहाँ बी है, यहाँ ए है, तो अगर दो भुजा बराबर है तो सामने के दो कोण बराबर होते। पहला बात सीखे थे, दो भुजा बराबर हो तो सामने के दो कोण बराबर होते। तो मेरे को बताओ, ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो ये 25 डिग्री है, तो ये भी तो 25 डिग्री होगा कि नहीं होगा।
पहला बात यही था, ठीक। तो सर यहां भी वही लगेगा कि अगर OC एक त्रिज्या है जो 7 है, OAB एक त्रिज्या है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है। देखो यहां पर कैसे बना है, ऐसे बना है, ठीक है मेरे भाई। ये C है, ये B है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो दो भुजा बराबर है, तो ये दो कोण भी बराबर होगा। तो अगर ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा ना मेरे भाई, ठीक है। चलो एक बात क्लियर हो गई, चलो आगे बढ़े। तो पहला कंसेप्ट क्या हुआ, दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होगा, सही बात है, ठीक। तो ये टोटल कितना डिग्री होगा बताओ तो? ये 25, ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा? ये 25 और 35, 25 और 35 को जोड़ोगे तो क्या बोलोगे? 3 4 5 6 60 डिग्री, 3 4 5 6 60 डिग्री। कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री, ठीक है मेरे भाई। चलो अच्छा, आखिरी बात क्या सीखे थे आप मेरे को बताओ तो? आखिरी बात ये वाला सीखे थे कि सर अगर AOB एक, अच्छा ADC ले लेता हूं ना, सुनो ना, ADC ही ले लेता हूं। ADC है ना, देखो एक आर्क है ना, देखो ADC, तो ADC एक आर्क है। अगर ये केंद्र पर, अगर ये केंद्र परिधि पर, सॉरी परिधि पे ये परिधि पे कितना डिग्री बनाना है देखो तो? ADC देखो देखो, ADC परिधि पे कितना बना रहा है देखो, 60 डिग्री बना रहा है ना। परिधि पे कितना बना रहा है? ये देखो, ये देखो, ये बना रहा है, ये बना रहा है ना। ये देखो देखो, ये वाला जी, ए और ये कितना डिग्री बना रहा है देखो, ये बना रहा है 60 डिग्री। कितना बना रहा है? ADC, ये वाला AC एक और कितना बना रहा है यहाँ पर? 60 डिग्री बना रहा है। देखो 60 डिग्री बना रहा है, 25 और 35 60 डिग्री, ठीक है। तो ये केंद्र पे कितना बनाएगा आप बताओ? केंद्र पे कितना बनाएगा? देखो ये केंद्र पे कितना बनाएगा, ये दे, ठीक है। केंद्र पे कितना बनाएगा सर? केंद्र पे डबल बनाएगा, 120 डिग्री। कितना बनाएगा? 120 डिग्री, 120 डिग्री। कितना डिग्री? डबल बनाएगा। कितना डिग्री? 120। तो यहां पर कितना बनाएगा? 120 डिग्री, ठीक है भाई। ये समझ में आया, ठीक है। ये हुआ अपना तीसरा बात। अब दूसरा और इंपॉर्टेंट बात क्या सीखे कि सर अगर आपको डिग्री पता हो और एरिया निकालना हो तो क्या पढ़े थे? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही पढ़े थे। थीटा कितना है? 120 बटा 360, है ना। पाई को क्या लिखते हैं? 22 बटा 7, और आर स्क्वायर बोले तो 7 इंटू 7, यही होगा मेरे भाई, ठीक है। तो अब देखो 7 से 7 कटा, ठीक है, 12 एकम 12, 12 तिया 36, ठीक है। 0 से 0 कटेगा, 12 तिया 36। 120 का 3 गुना करूंगा तो क्या होगा? 360 होगा, ठीक है मेरे भाई। अब 7 दूनी 14, ठीक है, इसको गुणा करो ना, क्या है आंसर? 22 इंटू 7 बटे 3, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 बटा 3। तो ऑप्शन क्या होगा? सी। समझ में आया? ऑप्शन सी होगा। अब मैं आपको बताता हूं इसको जल्दी से कैसे करेंगे, ठीक है। देखो जल्दी से क्या करना है, एकदम सिंपल तरीका। आपको अगर वो तीनों बात अच्छे से पता है तो डायग्राम क्या था, रुको मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं क्वेश्चन पेपर देख के। हाँ देखो, क्वेश्चन पेपर से याद आया, ये कौन सा नंबर है भाई? 39। कौन सा नंबर है? 39। इसके पहले 38 तक का सॉल्यूशन देखो, 38 तक का सॉल्यूशन का वीडियो मैं बना चुका हूं। उन सारे वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से सारे वीडियो को अच्छे से देख लेना। सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। पहले हर क्वेश्चन को डिटेल बताता हूं, जैसे यहां भी मैं डिटेल बता रहा हूं, फिर उसको जल्दी से कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा, जैसे अभी इस क्वेश्चन को भी जल्दी से कैसे करेंगे मैं वो बताने वाला हूं। तो चलो देखो समझते हैं। तो पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं। डायग्राम क्या था? डायग्राम मेरे भाई ऐसा है, एक सर्कल है और यहां पर ए है, यहां पर बी है, यहां पर सी है, तो ए बी और सी, ठीक है। और यहां पर डी है और यहां पर एक ओ है, ठीक है। यहां पर एक ओ है, ओ है, ठीक है, एक केंद्र है, ठीक है। और ये डिग्री दिया है 25 डिग्री, ये 25 डिग्री और ये 35 डिग्री। अब ध्यान से देखो, तो क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन ये कहता है कि आपको इसका एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है? ओ ए डी सी, मतलब ये वाला आपको एरिया निकालना है, ओ ए डी सी, ये वाला एरिया निकालना है पूरा, ये वाला, ठीक है, ओ ए डी सी। अब जल्दी से कैसे बनाएंगे? देखो अगर मैं यहां से खींचता हूं तो भाई ये भी रेडियस हो जाएगा, सही बात है, तो ये भी 7 हो जाएगा। अगर ये 7 है, ये 7 है, तो ये 7 है, 7 सेंटीमीटर दिया ना रेडियस। तो जिसकी दो भुजा बराबर उसका दो कोण, मतलब ये भी 25
और जिसकी दो भुजा बराबर दो कोण बराबर हो तो ये 35। 25 और 35 कितना होता है? 25 और 35 होता है 60 डिग्री। अगर एक कारक है यहां पर 60 बना रहा है तो केंद्र में कितना बनाएगा? 120। जस्ट क्या बनाएगा? डबल बनाएगा। ठीक है, और वो फॉर्मूला आपको पता है, थीटा बाई 360। अगर इसका पूरे एरिया निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाई 360। डिग्री में मैक्सिमम 360। आपको कितने का एरिया निकालना है? 120 वाला। तो 120 वाला का एरिया निकालना है, अधिकतम कितना होता है? 360। पाई पाई बोले तो 22/7 और आर स्क्वायर बोले तो 7 इंटू 7। तो 7 से 7 कटा, 12 एकम 12, 12 तिया 36, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154/3। मतलब ऑप्शन सी। बस एक ही लाइन लिखना होता है भाई इस बड़े से क्वेश्चन को। ये कब लिख पाते हैं? अगर वो हमको 3 बेसिक बात अच्छे से पता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वो बात आपको अच्छे से पता है तो बढ़िया बात है, अगर नहीं पता है तो उसको किसी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, अगर मान लो इस तरह का क्वेश्चन अभी 2026 में आ गया तो आप उसको बहुत जल्दी से बना सको। ठीक है भाई, इतना बात अच्छे से क्लियर हुआ ना? अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है जो अक्सर सीजीपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट टाइप में से एक है। तो आज इस क्वेश्चन को बनाने का रामबाण तरीका बताऊंगा। मतलब वो तरीके से इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे। तो सर वो तरीका क्या है? तो पहले समझते क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखो एक क्वेश्चन ये है, यदि ए बी सी सभी शून्योत्तर या नॉन जीरो है और a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है, तो क्या बोल दिया? आपको एक कंडीशन दे दिया कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है? जीरो है। ठीक है मेरे भाई, और आपको तब किसका मान निकालना है? आपको मान निकालना है ए स्क्वायर बाई बी सी, बी स्क्वायर बाई सी ए और सी स्क्वायर बाई ए बी। दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन मैं सच बता रहा हूं सॉल्यूशन उतना ही आसान है जितना ये कठिन दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ए क्यूब एबीसी कॉमन लोगे, बहुत डिटेल सॉल्व करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। इतना समय थोड़ी होता है हमारे पास एग्जाम में। तो उसको बनाने का एक बढ़िया तरीका बताता हूं। देखो हम क्या मानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है या नहीं है? देखो बोला है ना ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है। तो एक संख्या मान लेते हैं, 3 ऐसी संख्या मानते हैं, मतलब ए का मान कुछ मानते हैं, बी का कुछ मान मानते हैं और सी का कुछ मान मानते हैं, और जब तीनों को जोड़ू तो क्या आना चाहिए मेरे भाई? जीरो आना चाहिए। तो मान लेते हैं ए बराबर क्या मान लेते हैं? देखो ए बराबर 1 मान लेते हैं, बी बराबर क्या मान लेते हैं? बी बराबर भी 1 मान लेते हैं, और अब देखो 2 हो गया, 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2 हो गया। तो सी बराबर -2 मान लेते हैं। तो मेरे को बताओ 1 प्लस 1 -2, तो 2 -2 क्या होगा? 0 होगा ना? कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। ठीक है ना? तो ये हो गया 1 1 और -2। अब आप बोलोगे सर आप बड़ा नंबर भी तो मान सकते हो। बिल्कुल मान सकता हूं भाई। देखो अगर मैं बड़ा नंबर मानता हूं, मान लेते 10 मान लिया, 10 मान लिया -20 या 15 17, और 15 17 कितना होता? 15 दूनी 30, 2 32, और यहां मान लिया +32। ये -15 -17 +32, इसका भी आंसर क्या होगा? 0। तो मेरे को बताओ सॉल्व तो मेरे को ही करना है ना? तो सॉल्व मेरे को जब करना है तो मैं इतने बड़े बड़े नंबर क्यों मानूंगा? क्योंकि यहां जो मानोगे यहां रखोगे और यहां रख के सॉल्व करोगे, और सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर होगा। तो अब जब मेरे को इतना बड़ा बड़ा नंबर रख के सॉल्व करूंगा तो आधा घंटा लग जाएगा। इससे अच्छा तो डिटेल बना लेना है। नहीं, कभी भी बड़े नंबर नहीं रखा जाता, टाइम टेकिंग होता है। आंसर तो वही आता है लेकिन टाइम क्यों ज्यादा खपाना? तो हम क्या मानेंगे? छोटे नंबर मानेंगे। क्या मानेंगे? छोटे। देखो ये बहुत छोटे छोटे नंबर है, ए बराबर 1 मान लिए, बी बराबर 1 मान लिए और सी बराबर -2 मान लिए। कितने छोटे नंबर है? ठीक है, तो जब ये मान लिए और इन तीनों को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? देखो 1 + 1 2 और 2 - 2 0। सेटिस्फाई होगा ना? चलो अब जल्दी से मान लिए 1 1 और -2 माने ना, बस यहां रख दो। यहां रखो। मेरे को बताओ ए बराबर 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, छोड़ो ना, नहीं लिखता मैं। अच्छा पहला क्वेश्चन है तो लिख देता हूं। ए बराबर 1 मानो तो क्या होगा? 1 स्क्वायर। अच्छा बी क्या है? 1 और सी -2 है ना मेरे भाई? चलो ठीक है। अब बी बराबर क्या है? देखो तो बी बराबर भी 1 है, 1 का स्क्वायर। ठीक है, और सी क्या है? देखो सी इंटू ए है, तो सी क्या है? -2 है, और ए क्या है? 1 है। ठीक है भाई, ए और बी तो 1 1 है। ठीक, और सी क्या है? -2 का स्क्वायर। देखो सी क्या है? -2 का स्क्वायर। ठीक है, और ए भी क्या है? 1 इंटू 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, और 2 इंटू 1 -2। सही है मेरे भाई, और 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 है ना, और -2 इंटू 1 -2, और -2 का स्क्वायर क्या होता है? +4, और 1 इंटू 1 1। मतलब इसका आंसर क्या आएगा मेरे भाई?
4 आएगा। ठीक है, अब देखो 1/-2, 1/-2 मैं यहां लिख देता हूं, हो सकता है बहुत नीचे हो जाएगा, यहां लिख देता हूं। तो 1/-2 इसको, और ये भी क्या होगा प्लस इंटू माइनस, तो -1/2। ठीक है मेरे भाई, +4। तो माइनस आधा क्या होता है, -1 होता है मेरे भाई। अच्छा कुछ बोलेंगे सर ये कैसे लिख दिया डायरेक्ट, तो देखो 2 एलसीएम लूंगा तो यहां क्या आएगा, 2 सेम बेस है ना, तो ये -1 और ये -1 +4, तो -1 -2/2 +4, तो आंसर क्या आएगा -1 +4। लेकिन इतना लंबा थोड़ी सॉल्व करेंगे भाई, यही सोचो ना, आखिर -1 +4 ही आ रहा है ना। नहीं ऐसे सोचो, इसको मिटा रहा हूं मैं, ऐसे नहीं करते। करते कैसे सर, माइनस आधा और माइनस आधा, -1, आधा आधा 1 होता है ना मेरे भाई, तो -आधा -1 +4, देखो वही आंसर आ रहा है। और -1 +4 आंसर क्या आ जाएगा, 3। समझ में आया, तो इसका आंसर होगा 3। समझ में आया। तो कभी भी देखो अगर मैं इसमें ना बड़ा नंबर मानूंगा तो भी आंसर 3 ही आएगा, लेकिन मेरा टाइम टेकिंग होगा तो मैं बड़ा नंबर क्यों मानूं। अब कुछ भाई लोग को क्या लग रहा होगा कि सर अगर बड़ा नंबर मानोगे तो टाइम टेकिंग होगा, तो एक काम करो ना 0 मान लो, इससे छोटा तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो ऐसे जो सोच रहा होगा कि सर तीनों को 0 मानो, तो मेरे को बताओ कभी भी 0 से ऊपर कोई आंसर आएगा। आप कोई भी इक्वेशन में रख दोगे, अगर मैं एक इक्वेशन मान लेता हूं ABC + BCD, है ना, कुछ भी लिख दो BCD, इसका भी मान 0 आएगा, कोई भी इक्वेशन का आंसर 0 आएगा ना। इसीलिए ऐसा नहीं रखते, इसलिए यहां पर क्या बोला है कि ABC क्या है, नॉन जीरो नंबर है, मतलब ABC को कभी भी 0 नहीं मानना। ठीक है, एक और दिमाग चलता है कि सर एक काम करते, A को 1 मान लेते हैं, B को 0 मान लेते हैं और C को -1, तो इसको भी जोड़ोगे तो आंसर 0 आएगा। तो आप B को 0 मान ही लिए ना, और यहां पर क्या बोला है, ABC क्या है, नॉन जीरो नंबर है। तो जब भी ऐसा हो तो बेस्ट क्या नंबर होते हैं, 1, 1 और -2। ठीक है मेरे भाई, ये छोटे नंबर भी होते हैं और जल्दी सॉल्व होते। ठीक है, अब जिसका कैलकुलेशन तेज था उसको इतना भी समय नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। पूछो कैसे, देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, इसमें पूरा खेल आपका कैलकुलेशन का है कि आप कितना जल्दी कैलकुलेशन करते हो। जितना जल्दी, जितना फास्ट आपका कैलकुलेशन होगा, इसका सॉल्यूशन उतना जल्दी आएगा। जैसे अब ध्यान से देखना, आप क्वेश्चन पढ़े, ए बी सी सभी शून्योत्तर है, मतलब नॉन जीरो मानना है, a + b + c = 0 है, तो आप क्या मानोगे, a को 1 मान लो, b को 1 मान लो, c को -2 मान लो, नॉन जीरो नंबर हो गया मेरे भाई। चलो अब आगे देखते हैं, तो a² / bc, तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि मैंने a और b को 1 माना है और c को -2। अगर ये बात क्लियर है तो देखो a और b को 1 माना हो ना, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, है ना, और 1 × -2 होगा। सही बात है मेरे भाई, ठीक है। फिर बताओ b का स्क्वायर क्या है, b को भी 1 माना हो, a और b 1 माना हो, तो 1 का स्क्वायर 1 और c क्या है, -2, और -2 × a, -2 × 1 क्या होता है, -2। ठीक है मेरे भाई, -2 × 1 -2 होता है ना, ठीक है। और c क्या माना हो, -2, तो c का -2 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई, 4 होगा। तो इतना तुरंत सोचना, -2 का स्क्वायर 4 और 1 × 1 1। ठीक, अब माइनस आधा और ये माइनस आधा, ये क्या होगा, माइनस आधा मतलब हाफ, -1 +4, तो आंसर आ जाएगा 3। तो एग्जाम में इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, बस आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो समझ में इसको कैसे बनाना है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 41 है, जो रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 42वां, जो अगर हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए तो क्या लिखा है कि दोनों आरोही क्रमित संख्याओं को श्रेणियों, मतलब ये 63 एक श्रेणी दी है, 63, 65, 67, और एक और श्रेणी दी है 3, 10 और 17 में कौन से पद का मान समान होगा। बढ़िया सा क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताऊं, ये जो दो सीरीज है ना, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समानता श्रेणी का सीरीज है, और उसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, जो भाई पार्ट 4 को नहीं देखा है उसको, हालांकि मैं तो पूरे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, लेकिन पार्ट 4 में मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, समानता श्रेणी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं, एक एक बात बताया हूं, बेसिक से बताया हूं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखने के पहले पार्ट 4 वाला वीडियो अगर देखे होगे तो बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, और अगर नहीं देखे हो तो अगर एक बार पार्ट 4 अच्छे से देख लोगे तो आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समानता श्रेणी के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। फिर ये क्वेश्चन को समझने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा।
हालांकि इस क्वेश्चन में भी मैं थोड़ा सा बेसिक तो बताऊंगा ही, लेकिन एपी का जो पूरा कंसेप्ट है, लास्ट टर्म क्या होता है, सम ऑफ मतलब अंतिम पद का फॉर्मूला और पदों का योग, उससे रिलेटेड सारी बातें मैंने पार्ट 4 में पढ़ा है, तो आप वहां डिटेल देख लेना। ठीक है भाई, इसी पीएससी 2024 का जो सॉल्यूशन का वीडियो चल रहा है ना, उसी का पार्ट 4। ठीक है मेरे भाई, चलो अब फिलहाल इसमें आते हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कि दो आरोही क्रमिक संख्याओं की श्रेणियां, एक श्रेणी क्या दी है, देखो 63, 65 और 67। पहले अपन क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ठीक है, ये एक सीरीज दिया, ठीक है मेरे भाई, और एक सीरीज दिया 3, 10 और 17, मतलब ये जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर 3 के बाद 10, 10 के बाद 17, 17 के बाद और 7 जोड़ेंगे, 7 का अंतर है ना। ठीक, ये कितना कितना बढ़ा है, ये दो दो बढ़ा है, 63, 65। तो ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से पद का मान समान होगा, मतलब ये ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा तो एक ऐसा पद आएगा, ये बढ़ते बढ़ते जाएगा तो एक ऐसा पद आएगा जहां पर दोनों का वैल्यू सेम होगा। सेम क्यों होगा, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, तो कोई तो ऐसा कंडीशन होगा ना जहां पर सेम होगा। जैसे मान लो अगर कोई आपका भाई है जो आपसे पहले गाड़ी निकल गया है, लेकिन वो स्पीड चला रहा है, मान लेते 40 की स्पीड से जा रहा है, सही बात है, ठीक है, और थोड़ी देर बाद आप 50 की स्पीड से गए या 60 की स्पीड से गए, तो एक समय के बाद उसको पकड़ लोगे कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में वही बोल रहा है कि कौन से टाइम पे या कौन सी जगह पे पकड़ोगे। तो कहने का मतलब ये भी सीरीज बढ़ते जा रही है, 63 है, 65 है, 67, इसके बाद 69 है, कौन सा है 69, फिर 71 है, ये भी बढ़ते जा रहा है, 3 के बाद 10, 10 के बाद 17, 17 के बाद 7 जोड़ोगे तो क्या होगा, 17 के बाद जोड़ोगे तो 24 होगा, ये भी बहुत जल्दी से बढ़ रही है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा पद होगा, वो कौन सा टर्म होगा जहां इन दोनों का वैल्यू सेम होगा। जैसे उम्मीद है बहुत लोगों को आया होगा, कुछ लोगों को नहीं आया, तो एक एग्जांपल लेता हूं। देखो जैसे एक सीरीज मान लेता हूं, क्या सीरीज मान लू मैं, जैसे मान लेते एक नंबर 14 ले लेता हूं, 14, 15 नहीं 14, 16, 14, 16, 18 और 20, सही है मेरे भाई। ठीक, एक सीरीज मान लेता हूं मैं 5, 10, 15, 20। देखो तो ये चौथा पद था, देखो ये 14 वाले का पहला पद था, ये दूसरा पद था, ये तीसरा पद था और ये चौथा था। 5 वाले का भी ये पहला पद था, दूसरा पद था, तीसरा पद था, चौथा पद था। तो चौथे पद में इन दोनों का मान बराबर है या नहीं है। आप बोलोगे हाँ सर, चौथे पद में ये दोनों का मान बराबर है ना मेरे भाई। तो अब मैं बोल रहा हूं, जैसे मैं ये वाला बात नहीं देता, मैं आपसे पूछा कि वो कौन सा पद होगा जहां पर इन दोनों का मान बराबर होगा, आपको नहीं पता, तो बनाने का क्या तरीका है, अंतिम पद वाला एक तरीका। कौन सा पद वाला, अंतिम पद। देखो कैसे, पहले मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाता हूं। आपको पता है ना कि चौथे पद में ये भी 20 होगा और ये भी 20 होगा। देखो तो इसका लास्ट टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, आप मेरे को बताओ। तो सर इसके लास्ट टर्म, किसी का भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म का क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं सर, ये फॉर्मूला पढ़ते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है मेरे भाई, तो मेरे को बताओ ये वाला सीरीज का, ये वाले सीरीज का a क्या होगा, a 14 होगा। n आपको पता नहीं, आपको नहीं पता ना कि चौथे पद में समान होगा, आपको नहीं पता कि n की वैल्यू कौन सा है, n की वैल्यू 4 है जहां पर ये समान होगा, आपको फिलहाल नहीं पता। तो अपन क्या मान लेते हैं, n का वैल्यू n माइनस 1, और d क्या होता है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो 16 माइनस 14 क्या होगा, 2। समझ में आया मेरे भाई। ठीक, अच्छा ये भी पद हमको नहीं पता, तो इसका भी लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं। लास्ट टर्म क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू क्या है 5 और n का वैल्यू हमको नहीं पता, कहां जाके ये सेम होगा, है ना, n का वैल्यू हमको नहीं पता, ठीक है। और d का वैल्यू क्या है, 10 माइनस 5 मतलब 5 है, सही बात है। तो आप मेरे को बताओ ये जो आंसर आएगा, ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा ये बराबर होगा, क्यों, चौथे पद में दोनों का मान क्या था, 20 और 20 था ना, तो चौथे पद में दोनों का आंसर बराबर होगा। तो अभी ये दोनों का आंसर हमको पता नहीं है, तो वो निकालना है। बस हमको ये पता है कि पद का मान क्या है, समान है। पद का मान क्या है, समान है। तो समान है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो बराबर होगा इसके रिजल्ट से, और इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, n की वैल्यू आएगी, और n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए,
4 आनी चाहिए, क्योंकि हमको पता है सर चौथे पद में ये भी 14, 16, 18 और 20 होगा, और ये भी 5, 10, 15 और 20 होगा। सही बात है, चौथे पद में क्या होगा, समान होगा, तो इसलिए समान होगा तो बराबर किए। अब इसको सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 14 और 2n माइनस 2, ठीक है मेरे भाई। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5n, ठीक है, सॉरी ये तो 5 ही रहेगा, ये प्लस ये गुणा होगा 5n माइनस 5, तो प्लस 5 माइनस 5 कट जाएगा। सही बात है मेरे भाई, ठीक है। अब एक काम करते हैं, n को इधर लाते हैं या n को उधर ले जाते हैं, तो यहां बचेगा 14 और यहां बचेगा -2, और जब n उधर जाएगा तो यहां बचेगा 5n, ये उधर जाएगा तो -2n। अब मैं इधर बना देता हूं, तो 14 - 2 क्या होता है सर, 12 होता है, और 5n - 2n क्या होता है, 3n होता है, तो 12/3 बराबर n, तो n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू आई सर, चौथा पद ऐसा होगा जहां पर दोनों का मान क्या होगा, समान होगा। ये तो हुआ इन दोनों सीरीज के लिए। अब यही वैरायटी का ना क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन में दिया है वही वैरायटी है कि नहीं। फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि यहां पर मैं हर बात को एक्सप्लेन नहीं किया हूं कि ये फर्स्ट टाइम होता है, ये डिफरेंस होता है, इसका बहुत ज्यादा डिटेल, बहुत ज्यादा बेसिक मैं चौथे वीडियो में बताया हूं, आप वहां से देख लेना, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन को अगर आपको समझ में आया है तो ये वाला क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। आपको वीडियो को रोकना, और ये वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में दिया उसको आप ट्राई करो, इस पैटर्न का मैं बताया ना, ठीक है। चलो, और कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है इसमें, लास्ट टर्म वाला, क्योंकि ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म का। किसका फॉर्मूला होता है, a + n - 1 × d, लास्ट टर्म, अंतिम पद का फॉर्मूला होता है। और अंतिम पद का फॉर्मूला क्यों लगा है, क्योंकि सर इसका अंतिम पद क्या होगा, समान होगा, बोला है ना क्वेश्चन में। चलो अब देखो, तो हाँ, अब आप इसको सॉल्व करो, तब तक मैं इसको मिटाता हूं। आपको क्या करना है, वीडियो को रोकना है और इसको सॉल्व करना है, ये तो एग्जांपल था, ठीक है। चलो, तो अब इसको सॉल्व करो आप, फिर मैं बताता हूं इसका आंसर क्या है, ठीक है। चलो सॉल्व करें। तो हमको पता है कि इसका यहां लिख देता हूं 3, 10 और 17, ठीक है। देखो, ठीक है, तो कौन सा पद समान होगा, तो यहां पर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, a + n - 1 × d, सही है मेरे भाई। और यहां पर a + n - 1 × d, ये कौन सा पद है, अंतिम पद, और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। लास्ट पद बोला ना, पद का मान समान होगा, ठीक है मेरे भाई। a का वैल्यू क्या है, 63 है, और n का वैल्यू हमको निकालना है कि वो कौन सा पद होगा, 12वां पद होगा, 13वां पद होगा, 14वां या 15वां। जैसे इसके पहले चौथा पद आया था आंसर, तो यहां पर कौन सा आंसर आएगा, सही है ना। d क्या होगा, 65 - 63 मतलब 2, ठीक है मेरे भाई। चलो, a क्या होगा, 3 होगा, और n की वैल्यू तो निकालना है, ठीक है। और d का वैल्यू क्या होगा, 17 - 10 7, ठीक है मेरे भाई। चलो, तो 63 और 2n - 2, और यहां पर 3, 7n - 7, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 63 - 2 कितना होता है, 61, है ना, और प्लस 2n, और इसको सॉल्व करोगे तो 7n और -7 और +3 -4, ठीक है। अब नंबर एक साथ रखते हैं, तो ये 61 और -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, और 7n और ये उधर जाएगा तो -2n, ठीक है। अब मैं इधर सॉल्व कर देता हूं, तो 61 और 4 65, और 7n - 2n क्या होगा, 5n ही होगा ना, ठीक है। तो 5n, तो 65/5 कितना होगा, 13 पंचे 65 होता, तो n का मान कितना होगा, n का मान 13 होगा। समझ में आया, तो वो 13वां पद होगा। ये पढ़ते पढ़ते जब मैं 13वां पद, देखो ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा, तो 13वां पद होगा, और यहां भी पहला पद, दूसरा पद और तीसरा, तो ऐसे 13वां पद होगा जब इन दोनों का मान क्या होगा, इन दोनों का मान समान होगा। तो समझ में आया, जो जो भाई का एपी क्लियर होगा, बेसिक क्लियर होंगे, उसको तो 100% आएगा, मेरी गारंटी है। लेकिन किसी का अगर एपी उतना अच्छे से क्लियर नहीं है, जो पहली बार एपी पढ़ रहा है या पहली बार देख रहा है, तो उसको बस इतना करना है, मेरा चौथा वीडियो, चौथा पार्ट का देख लेना, तो आपको उसको देखने के बाद जब इस क्वेश्चन को देखोगे तो 100% आएगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है, जो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 43 है, जो कहता है कि एक छात्र अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, मतलब एक छात्र है जो अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और अपने स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है भाई। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो वह 10 मिनट देरी से, 10 मिनट पहले
पहले, यहां बोला है 10 मिनट पहले पहुंचेगा और यहां बोला है 5 मिनट देरी से। ठीक है, ठीक है, पहुंच जाता है तो उसके घर से स्कूल के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन का जो मैं मेथड बताऊंगा, इतना बेहतरीन कंसेप्ट बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को जल्दी से कैसे करेंगे, एग्जाम में आया तो जल्दी से कैसे करना है, तुरंत कैसे बनाना है, और बहुत बेहतरीन तरीका बताता हूं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आप डिटेल बताओगे बनाओगे जैसे, तो ये समझने वाला बहुत है, टाइम टेकिंग बहुत है, बहुत समय लगता है, लेकिन इसको आराम से बनाएंगे, एकदम कंसेप्ट से बनाएंगे और जल्दी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो वो तरीका क्या है, मैं एकदम सिंपल तरीका बताता हूं, देखो ध्यान से समझना और स्टार पॉइंट लगाना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आता है और आया भी है, और उम्मीद है आने वाले एग्जाम जो 2026 में अभी 22 फरवरी को होगा उसमें हो सकता है रिपीट करे इस तरह का एक ना एक क्वेश्चन। ये किसका है? तो सर ये टाइम एंड डिस्टेंस का चाल वाला क्वेश्चन है, मतलब दूरी वाले क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस मतलब समय और दूरी का एक टॉपिक का क्वेश्चन है। तो पहले एक चीज समझते हैं, सबसे बेसिक बात बताओ, पहले एकदम बेसिक बात, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना मेरे भाई। चाल बराबर दूरी बटे समय, आप पढ़े हो बचपन में, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हम पढ़े हैं। तो सर अगर स्पीड इंटू टाइम कर दूं तो बराबर डिस्टेंस होता है, सही बात है। अगर चाल को मैं समय से गुणा कर दूं तो क्या आ जाता है? दूरी, और समय बराबर क्या होगा? तो दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये ठीक है ना मेरे भाई, यहां तक कोई दिक्कत? ये हम सबको पता था, और बस इसको मैं एक बार याद करा रहा हूं कि हाँ ऐसे होता है। तो कहने का मतलब है कि टाइम बराबर क्या बनता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर क्या बनता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है मेरे भाई, चलो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं। एक बार इसको अच्छे से समझते हैं, फिर देखेंगे कि इसको जल्दी से हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम हॉल में। तो देखो क्या बोल रहा है, एक छात्र अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। मतलब एक बच्चा होगा जो अपने घर से निकला है, और किस स्पीड से निकला है? तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। कहां के लिए? स्कूल की तरफ। और कितना मिनट देरी से होता है? 5 मिनट देरी से पहुंचता है। सर 5 मिनट देरी से पहुंचने का क्या मतलब होता है? जैसे मानो कि उसको स्कूल में कितने बजे पहुंचना था, अगर सही समय क्या था, अगर वो अपने स्कूल 10 बजे पहुंचता, कितने बजे? 10 बजे पहुंचता, 10 AM को पहुंचता, तो कोई लफड़ा नहीं था। उसके स्कूल का पहुंचने का सही समय क्या था? 10 बजे। कितना बजे? मान लेते अपन एक एग्जांपल लिए कि 10 बजे वो अपने स्कूल में पहुंचता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। यह है उसके स्कूल पहुंचने का सही समय। लेकिन क्या बोला, जब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे, जब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचता है। कितने मिनट देरी से पहुंचता है? 5 मिनट। ठीक है, तो 5 मिनट देरी से पहुंचने का क्या मतलब होता है कि सर वो 10:05 में पहुंचता होगा। सही है कि नहीं? इसको स्कूल कितने बजे पहुंचना था? 10 बजे पहुंचना था। पहुंच कितने बजे रहा है? 10:05 में पहुंच रहा है। मतलब वो बच्चा आज 5 मिनट देर से पहुंचा है। और कब? जब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तब ऐसा होता है। तो एक बच्चा फिर 5 मिनट देरी से पहुंचा होगा तो डांट खाया होगा, कैसे लेट हो गया। तो अब बच्चा सोचा होगा यार ये तो गड़बड़ है, मेरे को अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। तो अगले दिन क्या करता है, यदि उसकी गति 5 किलोमीटर, अब अपनी गति को क्या किया, पहले थी 4, अब अपनी गति को थोड़ा बढ़ाया ताकि वो लेट ना पहुंचे। ठीक है मेरे भाई, तो अब अपनी गति को 5 किलोमीटर प्रति घंटा करता है, अपनी गति को क्या करता है? बढ़ाता है। तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब अगर वो 10 बजे पहुंचना था, ठीक है ना मेरे भाई, तो 5 मिनट लेट हुआ कब? जब 4 से जाता है। लेकिन जब वो 5 से गया तो कितना मिनट पहले पहुंच गया? सर वो 10 मिनट पहले पहुंच गया। 10 मिनट पहले पहुंच गया मतलब सर वो आज 9:50 में पहुंच गया होगा, तभी तो 10 मिनट जल्दी पहुंचा है जी, है ना। देखो पहले 10 बजे सही समय था, आज 10 मिनट पहले पहुंचा। कब? जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया तो 10 मिनट पहले पहुंचा, मतलब 9:50 में पहुंचा होगा। ठीक, अब आप मेरे को इतना बताओ, पहले कितने बजे पहुंचता था? 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता था तो सर
5 मिनट में पहुंचता था। आज जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है तो कब पहुंच रहा है सर? 9:50 में। तो चाल बढ़ाने के कारण उसका कितना समय बचा? आप ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर अगर वो स्पीड बढ़ाया तो उसका पूरा कितना मिनट बचा? 15 मिनट। ये स्टार पॉइंट है समझने वाला, ठीक है? क्यों? क्योंकि जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था तो 10:05 में पहुंच रहा था। आज जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है तो 9:50 में पहुंच रहा है। मतलब उसका कितना समय बच जा रहा है? 15 मिनट। मतलब समय का अंतर कितना है सर? 15 मिनट का अंतर है। सही है कि नहीं है? पहले 10:05 में पहुंचता था तो 5 मिनट लेट हो जाता था। आज वो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है तो 9:50 में पहुंच रहा है। मतलब चाल 1 किलोमीटर बढ़ाया है तो उसका 15 मिनट बच रहा है। सही बात है या नहीं? चलो ये बात अच्छे से समझ में आए कि सर जैसे ही वो 1 किलोमीटर चाल बढ़ाता है वो अपना 15 मिनट बचा लेता है या 15 मिनट पहले पहुंचता है। सही बात है ना? ठीक, चलो ये अच्छे से समझ में आ गया। ये स्टार पॉइंट है भाई, स्टार बना दिया, ठीक है ना? चलो अब हम लोग एक काम करते हैं। सर आप बोले थे कि इसको जल्दी से कैसे बनाएंगे, वो आप तरीका बताओ। तो देखो एकदम सिंपल तरीका बताता हूं। देखो सिंपल सोचना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा था, चाल तो दिया है ना, और फिर उसके बाद क्या किया? जब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा से गया तो वो महसूस किया कि कितना मिनट लेट हो रहा था? 5 मिनट लेट हो रहा था, ठीक है मेरे भाई? जब वो अपनी स्पीड बढ़ाया, कितना किया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा किया, तो क्या वो 10 मिनट जल्दी पहुंच गया है कि नहीं? 10 मिनट पहले पहुंचा। सही बात है, ठीक। अब ये है चाल दिया है, आपको क्या पूछा? घर से, देखो क्या पूछ रहा है, उसके घर से स्कूल की दूरी आपसे पूछा है कि आप बताओ कि उसके घर से स्कूल के बीच की दूरी क्या होगी। तो अभी तो हमको नहीं पता, ये तो पूछ रहा है कि 3 किलोमीटर होगी कि 5 किलोमीटर होगी कि 6 किलोमीटर होगी कि 4, यही है ना? तो एक काम करते हैं, हम उसके स्कूल से घर के बीच की दूरी कुछ मान लेते हैं। क्या माने? एक ऐसा नंबर मानते हैं जो 4 और 5 से कटे। तो क्या मान लेते हैं सर? उसके घर से स्कूल के बीच की दूरी को मान लेते हैं 20 किलोमीटर। अब आप बोलोगे सर 20 ही क्यों माने? क्योंकि 20 वो नंबर है जो 4 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा ना मेरे भाई, ठीक। तो मेरे को बताओ, डिस्टेंस आ गया, ये हमने दूरी माने ना, घर से स्कूल के बीच की दूरी माने, तो आपको डिस्टेंस पता और स्पीड पता है। तो डिस्टेंस पता है और स्पीड पता है तो क्या होता है? जब डिस्टेंस को स्पीड से भाग करता हूं, ठीक है, दूरी को चाल से भाग करता हूं तो क्या आता है? समय। तो अगर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगा और उसको 20 किलोमीटर जाना होगा तो कितना समय लगेगा? आप बोलोगे सर उसको 5 घंटे लगेगा। 4 पंचे 20। सही बात है। अब मतलब जब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता था और उसके घर से स्कूल की 20 की दूरी 20 किलोमीटर थी तो उसको कितना समय लगता था? 5 घंटे लगते थे, ठीक है मेरे भाई? चलो अब वो अगले दिन क्या करता है? स्पीड बढ़ाता है। अब वो क्या करता है अगले दिन? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो 20 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगता है? सर 20 किलोमीटर जाने में उसको 5 चौक 20, 4 घंटे लगता है। सही बात है, ठीक है। तो जब इसी स्पीड से गया तो 5 घंटे में पहुंचा, और जब इसी स्पीड से गया तो 4 घंटे में पहुंचा। तो अपना वो समय कितना बचाया? आप बोलोगे सर यहां के हिसाब से तो वो अपना 60 मिनट बचा रहा है कि नहीं? पहले 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा था तो 5 घंटे लगते थे पहुंचने में। जब वो अपनी स्पीड बढ़ाया तो कितना समय लगा? 4 घंटे लगे पहुंचने में। तो वो कितना समय बचाया? 60 मिनट बचाया। सही बात है। अब आप बोलोगे 1 मिनट सर, क्वेश्चन में तो 15 मिनट बोल रहा है ना, क्वेश्चन जो आप यहां सेट किए हो उसके हिसाब से वो समय कितना बचा रहा है? 15 मिनट। और यहां पर कितना आ रहा है? 60 मिनट। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं ये 60 मिनट क्यों आया? क्योंकि ये मैं माना हूं, ये क्वेश्चन में थोड़ी किया है जी। डिस्टेंस तो पूछा है तो मैंने जो डिस्टेंस माना है उस हिसाब से कितना आया? 60 मिनट। और जो क्वेश्चन डिस्टेंस माना है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन में जो डिस्टेंस माना है उस हिसाब से कितना आना चाहिए? 15 मिनट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सर आप डिस्टेंस ज्यादा माने हो। सही है, ठीक। तो क्वेश्चन में हिसाब से यहां जो माना उस हिसाब से कितना आना चाहिए था? 15, और मैं जो माना उस हिसाब से कितना आ रहा है? 60। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं क्वेश्चन के हिसाब से सेट हो जाऊं? मतलब 60 मिनट की जगह क्या आना चाहिए था? 15 मिनट। 15 मिनट आता तो मेरा सेट हो जाता ना? हो जाता। तो आप बोलोगे सर इसका भी तो तरीका है, 15 मिनट लाना है ना तो 1/4 कर दो, है कि नहीं? जैसे ही मैं 1/4 करूंगा, जैसे ही मैं 1/4 करूंगा तो 60 को आप 1/4 करोगे तो क्या करोगे? सर 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 15 चौक 60 होता है।
मतलब मैं 1/4 करता हूं तो जो क्वेश्चन में बोला मैं सेट हो जाऊंगा। सही है ना, कि अब जो क्वेश्चन में बोला 60 मिनट तो मैं माना था, मतलब 60 मिनट क्यों आया था, क्योंकि मैं माना था। ठीक, क्वेश्चन में हिसाब से कितना आना चाहिए था 15, तो मेरे को सेट करना पड़ेगा ना जी क्वेश्चन के हिसाब से। तो मैं एक्स्ट्रा क्या किया सर, आप यहां पर एक्स्ट्रा 1/4 किए हो, और जैसे ही एक्स्ट्रा 1/4 किए तो आपका कितना आंसर आया 15 मिनट, और जो क्वेश्चन के हिसाब से सही है ना। तो मतलब मेरे को क्वेश्चन के हिसाब से सही करने में मेरे को एक्स्ट्रा क्या करना पड़ा सर, 1/4 करना पड़ा। तो भाई डिस्टेंस भी तो 1/4 होगा कि नहीं होगा, डिस्टेंस भी 1/4 होगा, तो डिस्टेंस भी 1/4 होगा, मतलब 4 पंचे 20, मतलब घर से स्कूल के बीच की दूरी क्या होगी 5 किलोमीटर। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया। अब इसको जल्दी से कैसे करते, इतना मतलब प्रोसेस नहीं करते, बस तुरंत तुरंत कर लेना, कुछ नहीं। जैसे ही बोलेगा ना मेरे भाई कि 4 किलोमीटर, देखो इसको जैसे आएगा करना यही है, बट इतना फटफट करोगे ना आप, इतना थोड़ी डिटेल सोचते रहोगे, तो मन में सोचना है करोगे कैसे सर, 4 था फिर वो 5 किया तो 20 माने, डिस्टेंस 20 माने, तो 4 पंचे 20, 5 घंटा लगा है कि नहीं, और 5 चौक ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर प्रति घंटा करना वही है, 5 चौक 20। सर यहाँ कितने का अंतर, 60 मिनट का अंतर है, कितने का अंतर है 60 मिनट का। क्वेश्चन में कितना बोला 15 मिनट, मतलब मैंने क्या किया 1/4, तो यहां भी 1/4 होगा और आंसर आ जाएगा 4 पंचे 20। समझ में आया मेरे भाई। तो इसको इस तरह से बनाना एग्जाम हॉल में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब 44वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 4 स्कूलों में अभ्यर्थियों का गणित परीक्षा में बैठे हैं। मतलब देखो स्कूल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और किस परीक्षा में बैठे हैं इन लोग, गणित का एग्जाम हो रहा है, मैथ्स का एग्जाम हो रहा है, उसमें बैठे हैं जिनका आंकड़ा निम्न है। तो स्कूल 1, स्कूल 2, स्कूल 3, स्कूल 4 है। इसमें अभ्यर्थियों की संख्या क्या है, पहले स्कूल में कितने लोग बैठे हैं एग्जाम देने 60, फिर 48, फिर तीसरे का हमको नहीं पता कि कितने लोग एग्जाम में बैठे, तो मान लेते हैं x। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, और चौथे में 40 लोग बैठे जिनका औसत स्कोर। अब जिनको औसत नहीं पता होगा मैं हल्का सा बता देता हूं, औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है, योग बटे संख्या, एवरेज क्या होता है सम ऑफ नंबर बटे टोटल नंबर। ठीक है, और औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है मेरे भाई, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो कभी भी अगर आपको योग निकालना हो या सम निकालना हो तो सम का फॉर्मूला क्या बनेगा सर, सम का फॉर्मूला या योग का फॉर्मूला क्या बनेगा, औसत, औसत इंटू संख्या, औसत इंटू संख्या। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होगा यहां लिख देता हूं, अगर योग निकालना है, योग निकालना है तो संख्या इधर से गुणा होगा। देखो अगर योग निकालना है तो संख्या इधर से गुणा होगा, तो योग निकालना है तो संख्या इधर से गुणा होगा, तो औसत इंटू संख्या बराबर योग। ठीक है, तो अगर योग निकालना है तो औसत इंटू संख्या। ठीक है, सम निकालना है तो एवरेज इंटू नंबर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, तो ये होता है किसका फॉर्मूला, योग का फॉर्मूला, सम ऑफ नंबर का। औसत से, एवरेज से टोटल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, योग का ये याद होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत, क्योंकि ये किसका क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है। तो आगे पढ़ते हैं। यदि चारों स्कूलों के अभ्यर्थियों का औसत 66 है, मतलब सभी चारों के स्कूलों का औसत क्या दे दिया 66 दे दिया, तो स्कूल 3 में बैठे अभ्यर्थियों की संख्या ये क्या निकालना है, x की वैल्यू। तो देखो ये क्वेश्चन में दम नहीं है, प्योरली कैलकुलेशन बेस्ड है। आपको औसत पता है, आपको नंबर पता है, बस ये नंबर निकालना है, और ओवरऑल सबका क्या पता है आपको, औसत भी पता है और नंबर भी पता है। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे आप खुद सोचो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का फॉर्मूला बोलो योग बटे संख्या, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, योग बटे संख्या। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन कैसा है, जैसे मानो ऐसे समझो कि मान लेते हैं छोटा छोटा नंबर ले लेता हूं, एक छोटा छोटा नंबर ले लेता हूं। स्कूल 1 है जिसमें 2 बच्चे बैठे हैं, स्कूल 2 में मान लेते 3 बच्चे बैठे, बस इतना ही। स्कूल 1 में कितने बच्चे बैठे, 2 बच्चा बैठा है। ठीक है, ध्यान से देखना, इससे समझना कि क्वेश्चन में क्या है। और स्कूल 1 में जो 2 बच्चे बैठे हैं इनका गणित में स्कोर मान लेते, कितना मान लेते बताओ तो, 10 मान लेते। ठीक है मेरे भाई, 10 मान लिए। और उसके बाद
अपन स्कूल 2 में इनका ये गणित का औसत नंबर है। गणित का क्या है, ये औसत नंबर 10 है। ठीक है, जैसे यहाँ पर औसत नंबर दिया ना, अपन मान लेते औसत नंबर क्या है, 10 है। और स्कूल 2 में 3 बच्चे बैठे जिसका औसत नंबर मान लेते 20 है। ठीक है भाई, चलो। तो सर आप बताओ योग क्या होगा। तो सर 2 लोग बैठे थे, ठीक है, और इनका औसत क्या चल रहा था, औसत क्या चल रहा था, औसत चल रहा था 10 और 20। तो सर अगर औसत पता है और 2 लोग बैठे ये पता है, तो मेरे को बताओ एवरेज क्या होता है, एवरेज क्या होता है, योग बटे संख्या। तो औसत को जब मैं नंबर से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, योग आएगा ना मेरे भाई, योग आएगा। योग बराबर औसत इंटू नंबर। अगर मेरे को योग निकालना है, क्या निकालना है मेरे भाई, योग निकालना, तो आप क्या बोलोगे, सर 2 लोग बैठे थे, ये नंबर था। गणित के एग्जाम में कितने लोग बैठे, 2 लोग बैठे और उनका औसत 10 था, तो योग कितना हुआ, 20 हुआ। ठीक है मेरे भाई, ठीक। गणित के एग्जाम का में बैठे कैसे, स्कूल सेकंड में, सेकंड स्कूल में हम लोग एक एग्जांपल लिए, 3 लोग बैठे, 3 लोगों का 20 औसत चल रहा था, तो योग कितना होगा, 20 या 60 होगा ना मेरे भाई। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक। अब देखो, तो मेरे को बताओ कुल योग कितना है, कुल योग कितना है। तो सर आप बोलोगे कुल योग है 80। कुल योग कितना है मेरे भाई, 80 है ना मेरे भाई, ठीक। कुल संख्या कितनी है बताओ तो, कुल योग तो 80 हुआ कि मेरे भाई, ये दोनों स्कूल का योग आया ना 80। पहले स्कूल का योग कितना आया, 20 आया, दूसरे स्कूल का योग कितना आया, 60 आया, कुल योग कितना आया, 80। कुल बच्चे कितने थे, कुल बच्चे थे सर 5 लोग, 5 थे ना। तो औसत कितना आएगा मेरे को बताओ, 5 एकम 5 और 5 छीके 30, 16 आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला पता है, देखो आपको ओवरऑल दे दिया, टोटल औसत दे दिया 16 है, टोटल औसत क्या दे दिया। अब मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, क्वेश्चन कैसे बनता है, मैं इसको मिटा दिया, ठीक है, देखो ध्यान से देखना, मैं इसको मिटा दे रहा हूं और मैं एक नंबर मिटा देता हूं, 2 को मिटा देता हूं। देखो 2 को मिटा दिया और 2 को मिटा लिया, बाकी सब मैं वैसे ही रखता हूं, और ये को इसको मिटा देता हूं और इसको मिटा देता हूं। देखो क्वेश्चन बन गया मेरे भाई, देखो सेम यही पैटर्न का क्वेश्चन मैं बना दिया। देखो कैसे, स्कूल 1 में कुछ बच्चे बैठे थे, जैसे यहां पर स्कूल 3 में कुछ बच्चे बैठे थे, वैसे यहां स्कूल 1 में कुछ बच्चे बैठे थे, एक्स बच्चे बैठे थे। स्कूल 2 में 3 बच्चे बैठे, अच्छा, और इसका औसत कितना था, 10 था, इसका औसत कितना है, 20 है, और कुल औसत कितना है, 60 है। कुल औसत कितना है, 16 है, सॉरी, कुल औसत कितना है, 16 है। ठीक है मेरे भाई, अब आपको बताना है ये स्कूल 1 में कितने बच्चे बैठे, जैसे यहां पर बताना था ना स्कूल 3 में कितने बच्चे बैठे, तो वैसे यहां पर स्कूल 1 में कितने बच्चे बैठे। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करते पता है आपको, कुछ नहीं सर, अगर योग निकालना है, हमको नहीं पता ना स्कूल 1 में कितने बच्चे बैठे, हम क्या माने, x बच्चे बैठे हैं, तो योग कितना होगा सर, नंबर इंटू औसत। फॉर्मूला तो यही होता है ना जी, औसत का क्या फॉर्मूला होता है सर, औसत को सॉरी, योग का क्या फॉर्मूला होता है सर, योग का फॉर्मूला होता है औसत को नंबर से गुणा करो। तो औसत क्या था 10, नंबर क्या था x, तो गुणा करोगे तो क्या आएगा सर, 10x आएगा। यहां लिख देता हूं 10x आएगा ना मेरे भाई, ठीक। इसका योग कितना आएगा बताओ तो, सर यहां नंबर भी पता है, औसत भी पता है, तो योग कितना आएगा 60 होगा ना मेरे भाई। चलो ये क्या आया, दोनों को जोड़ूंगा तो कुल, बताओ क्या आएगा, कुल योग आएगा, आएगा कि नहीं आएगा सर, ये पहले स्कूल का कुल योग था, ये दूसरे स्कूल का कुल योग है, दोनों को जोड़ा तो इन दोनों स्कूल का कुल योग आ गया, आया ना मेरे भाई, ठीक। अब मेरे को बताओ औसत कितना दिया, ओवरऑल 16 दिया था पूरे स्कूल का, जैसे यहां पर 66 दिया है, यहां पर कितना दिया था, 16 दिया था ना, ठीक। तो अब मेरे को बताओ पहले स्कूल में बच्चे कितने, एक्स बच्चे, दूसरे स्कूल में बच्चे कितने, 3, तो टोटल बच्चे को अगर मैं औसत से गुणा करूंगा तो दोनों स्कूल का योग आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ये क्या है सर, दोनों स्कूल का योग है, ये क्या है, दोनों स्कूल के बच्चे और दोनों स्कूल का औसत, तो अगर नंबर को मैं औसत से गुणा करूंगा तो योग आएगा, तो दोनों स्कूल के बच्चे हैं और ये दोनों स्कूल का औसत है, दोनों को गुणा किया तो दोनों स्कूल का क्या आया, योग आया, आया मेरे भाई दोनों स्कूल का योग। ये क्या आया सर, ये पहले स्कूल का योग है, ये दूसरे स्कूल का योग है, और ये भी क्या है, दोनों स्कूल का जोड़ा तो दोनों स्कूल का योग ही है, और जब ये दोनों स्कूल का योग है, ये भी दोनों स्कूल का योग है, तो ये बराबर है ना, दोनों स्कूल का योग तो बराबर होगा, सही है कि नहीं। हमको दिया था ना दोनों स्कूल का औसत, कुल औसत दिया था, जैसे यहाँ कुल औसत कितना दिया है, 66 दिया है, वैसे यहाँ पर कुल औसत कितना था, 16 था। तो औसत आपको पता, बच्चे क्या है, यहाँ पर x और यहाँ पर 3 है, तो टोटल बच्चे पता
औसत पता, गुणा करूंगा तो औसत को बच्चे से गुणा करूंगा तो योग आएगा, तो ये दोनों स्कूल का योग आया। यहां पर ये पहले स्कूल का योग है, ये दूसरे स्कूल का योग है, दोनों को जोड़ा तो दोनों स्कूल का योग है। अब ये भी दोनों स्कूल का योग है, ये भी दोनों के स्कूल का योग है, बराबर कर दो, सही है कि नहीं। देखो तो यहां पर क्या आएगा 10x प्लस 60, यहां पर कितना आएगा 16x प्लस 48 आएगा मेरे भाई। तो 60 यहां रखता हूं और 48 को इधर लाता, तो माइनस 48 और 16x माइनस 10x, ये उधर गया तो माइनस हुआ, ठीक है भाई। तो 48 में 60 में 48 घटाओगे तो क्या होगा 12, और इसको घटाओगे तो 6x होगा ना मेरे भाई। तो 12/6 आंसर क्या आएगा सर, x मतलब x की वैल्यू कितनी थी, 2 ही थी ना, हम 2 ही तो माने थे, समझ में आया। तो इसको इस तरीके से बनाता है, क्वेश्चन में दान नहीं है, ठीक है। अब जिसको ये बात अच्छे से समझ में आई, जैसे जिसको नहीं आएगी एक बार थोड़ा पीछे करके एक बार और देख लेना, ठीक है। और जिसको आ गई इस क्वेश्चन को ट्राई करो, आप वीडियो को रोको और ये क्वेश्चन को ट्राई करो, बताओ इनमें से 60, 55, 50 या 52 एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब मैं इसको बनाता हूं, देखो कुछ नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ है ही नहीं। देखो जैसे मेरे को बताओ अगर 60 बच्चे हैं, हम लोग योग निकाल लेते ना मेरे भाई, हम लोग क्या निकाल लेते हैं, योग निकाल ले। तो मेरे को बताओ पहले स्कूल का योग क्या होगा। तो सर पहले स्कूल की संख्या आपको पता है और औसत पता है, तो योग क्या होता है सर, औसत को संख्या से गुणा करोगे तो योग आ जाएगा, तो गुणा करो। देखो 6 पंचे 30, 75 को गुणा करो ना तो 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 3 45 और 1 0, तो इन दोनों को गुणा करोगे तो आंसर क्या आएगा 4500, ठीक है मेरे भाई। अब 48 इंटू 80 को करना है, 8 8 64, ठीक है, और 8 एकम 8 चौक 32, 32 और 6 38, 8 8 64, 4 6 8 चौक 32 6 38 और 1 0, ठीक है मेरे भाई। इन दोनों को गुणा करोगे तो क्या आएगा, ये क्या निकाल रहे हैं, योग निकाल रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। और x इंटू 55 आएगा 55x, ठीक है। और 40 इंटू 50, ये तो सिंपल सा है, 5 चौक 20, 2000, ठीक है। तो कुल योग आएगा, जब इन सबको जोड़ूंगा तो कुल योग आएगा कि नहीं आएगा, चारों स्कूल का कुल योग आएगा, जोड़ो तो इसको 4500 और 3840, 4500 और 3840, 3840 और एक क्या है 2000 है ना, जोड़ो इसको क्या आएगा 0 4 8 5 क्या होता है 8 2 10 3 13, ठीक है, 4 3 8 2 10 मतलब 10,340, ठीक है। टोटल योग कितना है 10,340, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखो ये आ गया चार स्कूल का 10,000, यहां आया 10,340 और ये 55x और है, ये 55x और है, तो 55x और क्या आएगा 55x, ये क्या आया चारों स्कूल का आया मेरे भाई योग, ठीक है मेरे भाई। एक और तरीका क्या है चारों स्कूल का योग निकालने का, सर चारों स्कूल का संख्या निकालो, चारों स्कूल का संख्या कितना होगा, देखो चारों स्कूल का संख्या यहां से आएगा ना, चारों स्कूल का संख्या कितनी है 60 और 40 100 148, 148 प्लस एक्स, ये है ना, ये चार स्कूल का संख्या है और चार स्कूल का औसत क्या 66 है, तो चार स्कूल का योग क्या होगा सर, योग बराबर क्या होता है संख्या और क्या होता है औसत, संख्या और औसत। तो चार स्कूल का संख्या क्या है बताओ तो 148 प्लस एक्स, ये चारों को जोड़ा, संख्या को जोड़ दिया, तो 60 और 40 100 और 48 148 प्लस एक्स, तो संख्या था 148 प्लस एक्स, ठीक है मेरे भाई। और औसत क्या है बताओ तो, औसत क्या दिया 66, तो इससे भी जब सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, सॉल्व करो तो 148 को अगर मैं 66 से गुना करूं, ठीक है, तो क्या आएगा 6 8 48, 6 चौक 24, 4 28, 6 2 8, फिर ये सेम है तो ये 888 होगा, 8 8 दूनी 16, 8 दिया 16 और 1 17, 8 और 1 9, 9768, 9768 प्लस 66x, ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान से देखो सर ये भी चार स्कूल का योग है, ये भी चार स्कूल का योग है, तो दोनों बराबर होगा ना, तो बराबर करो तो क्या होगा 55x प्लस 10,340, ये भी चार स्कूल का क्या था योग ही था, ये क्या है 9,768 प्लस 66x, ठीक है। तो एक काम करते हैं नंबर को नंबर एक साथ, तो 10,340 माइनस 9,768 बराबर 66x माइनस 55x, ठीक है, ये उधर चला गया तो माइनस हो गया, इसको घटाओ तो 9,768 है ना, 9,768, 8 2 10, ये 3 हो जाएगा,
3 होगा, तो 3 होगा तो 6 और 4 3 7 7 होगा, ये 2 होगा, 7 5 12, ये तो कैरी हो गया, तो ये कट गया, 572, ठीक है, बराबर 11x, ठीक है। तो 572 बटे 11, 11 पंचे 55, 55 और 2, 11 दूनी 22, तो x की वैल्यू कितनी आई 52। तो यही निकालना था x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आ रही 52, मतलब ऑप्शन डी। समझ में आया? थोड़ा कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था। तो जिसका औसत का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, उसको तो बिल्कुल समय नहीं लगेगा समझने में, ठीक है। लेकिन किसी का थोड़ा बहुत डाउट होगा तो थोड़ा सा रिवर्स करके एक बार और देख लेना, मेरी गारंटी है दोबारा में 100% समझ में आएगा। तो अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है ना, उसको अगले वीडियो में करेंगे, और जो हमारा अगला वीडियो होगा ना, वो सीजीपीएससी 2024 का हो सकता है लास्ट वीडियो हो। उस वीडियो में हम लोग पूरा क्वेश्चन कवर कर लेंगे, मैथ्स वाला जो हम लोग शुरुआत किए थे, ठीक है मेरे भाई। अब आपको करना क्या है, आपको तो पता है, वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, और जो जो सीजीपीएससी 2026 वाला पेपर देगा उसके साथ ही वीडियो को शेयर करना है, ताकि सबके पास सॉल्यूशन का वीडियो पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।